औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो एंटी हिस्टामीन्स है और हम यहाँ पर एंटी हिस्टामीन्स को कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एंटी हिस्टामीन्स देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टामीन मॉलिक्यूल है क्या। हिस्टामीन के बारे में जो हम पढ़ के आ चुके हैं फार्माकोलॉजी में है, इम्यूनोलॉजी में, उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामीन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के कोर्स से लिंक्ड हैं, तो हम केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामीन भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास जो एंटी हिस्टामीन ड्रग है, जिनको रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई करते हैं एज एन H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन एंड H2 रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन। और H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन की भी फर्दर जो जनरेशन होती हैं उसमें पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ड्रग के अंदर जो मल्टीपल ड्रग्स हैं उनको फिर हम रिलेट करेंगे जर्नल SAR को स्टडी करके। तो स्टार्टिंग विद द हिस्टामीन, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टामीन से। तो नाम हिस्टामीन जो है वो बेसिकली हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है और एक ऑटोकॉइड है। न्यूरोट्रांसमीटर आपका नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं वहाँ पर जो ट्रांसमिशन होती है इम्पल्स की, उसमें भी हिस्टामीन का जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हिस्टामीन को हम एक ऑटोकॉइड भी कहते हैं और ऑटोकॉइड का दूसरा नाम क्या है, लोकल हार्मोन भी कहते हैं। ऑटोकॉइड का मतलब ये है लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन का मतलब ये है कि जहाँ से हिस्टामीन के सेल्स जो हिस्टामीन को सिंथेसाइज कर रहे होंगे, वहाँ से जब हिस्टामीन रिलीज होगा तो वो अपने विसिनिटी विद इन द एरिया जो अदर सेल्स होंगे वहाँ पर रिसेप्टर होगा हिस्टामीन का, मतलब लोकलाइज एक्शन परफॉर्म करेगा कि जहाँ से हिस्टामीन की सिंथेसिस हो रही होगी वहीं आसपास किसी और दूसरे सेल में हिस्टामीन जो है वो क्या कहते हैं अपना एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होगा रिसेप्टर से जो है वो बाइंड करके। जैसे कि इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे ये हमारे पास एक सेल है जो कि हिस्टामीन को सिंथेसाइज कर रहा है। अब हिस्टामीन यहाँ से रिलीज हुआ और उसके जो एडजेसेंट पे सेल्स मौजूद थे वहां से हिस्टामीन ने अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया और आस पास में ही जो है वो क्या कहते हैं एक्शन जो है वो परफॉर्म किया। इसी वजह से हम इसको ऑटोकॉइड कहते हैं और लोकल हार्मोन कहते हैं। आप पहले भी सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि ऑटोकॉइड्स इस इकोसिनोइड्स पढ़ के आ चुके हैं, वो भी ऑटोकॉइड और लोकल हार्मोन थे कि वो डिस्टिंक्ट साइट्स पे जाके उनके जो टारगेट रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत दूर नहीं होते, मतलब जहाँ से वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं उनके आसपास ही उनके टारगेट रिसेप्टर्स होते हैं और वो विद इन द विसिनिटी ऑफ द सिंथेसिस एरिया वहीं अपना काम कर रहे होते हैं। और रैपिडली जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास इनकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है लेकिन ये पोटेंट होते हैं, सही है। अच्छा, तो हमने बात की कि हिस्टामीन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी ब्रेन में काम कर रहा होगा और एज एन ऑटोकॉइड के तौर पर भी हम हिस्टामीन को जो है वो क्लासिफाई करते हैं। अब हिस्टामीन बनता कैसे है? हिस्टामीन जो है वो बेसिकली हमारे पास अमाइनो एसिड मौजूद होता है जिसे हम हिस्टिडीन कहते हैं। अगर आप हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास ये किससे रिसेंबल कर रहा है? बेसिकली हिस्टिडीन में हमारे पास एक इमिडाजोल रिंग है। इमिडाजोल का मतलब क्या है कि 5 मेंबर्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग 2 नाइट्रोजन एटम एंड 1 नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन सैचुरेटेड फॉर्म NH फॉर्म एंड द अदर नाइट्रोजन हैविंग नो क्या कहते हैं हमारे पास हाइड्रोजन, सही है। एक के पास हाइड्रोजन है और एक के पास हाइड्रोजन नहीं है। ऑल्थो इट इज अ 5 मेंबर्ड 1 2 सॉरी वी विल हम जो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे वो ये वाले नाइट्रोजन से करेंगे जिसके पास H मौजूद होता है। ये इसका रूल होता है 1 2 3 this 4 this 5, सही है। It is a 5-member heterocyclic compound having 2 nitrogen. One nitrogen is in the form of NH, another nitrogen is in the form of N having the 2 double bond. So this is a imidazole ring, सही है। And it also consists of an ethyl, सही है। There are 2 carbon and the amine and having the carboxylic group, सही है। तो ये जो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है इट इज नोन एज द इमिडाजोल इथाइल अमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हमने इसका एक रॉ सा नाम दे दिया, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बात की कि अब हम इस हिस्टिडीन से हिस्टामीन किस तरह से बनता है। जब इस हिस्टाडीन की डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, मतलब जब हिस्टाडीन डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जो कि इस हिस्टाडीन के मॉलिक्यूल से हमारे पास इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव कर देता है। So then this histidine is converted into the histamine, सही है। तो ये हमने बात कर ली कि इस तरह से सिंथेसिस हो रही होती है हिस्टामीन की बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। और हमने ये बात की थी क्योंकि ये ऑटोकॉइड है तो ये रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है और जो इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज द मिथाइल एन मिथाइल ट्रांसफेरेज।
एंड द ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, यानी कि जो एन पे मिथाइल की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, मिथाइल ग्रुप आके यहाँ पे ऐड हो जाता है, या तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेज एंजाइम आके यहाँ पे काम करना शुरू होता है, तो हिस्टामीन की जो है वो मेटाबॉलिज्म हो जाती है, हिस्टामीन अपने इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि बॉडी में हिस्टामीन जो है वो क्या कहते हैं, कितने किस तरह से जो है वो रिलीज होता है। इस हिस्टामीन की जो रिलीज होती है बेसिकली वो आईजीई एंटीबॉडी के जरिए जो है वो स्टिमुलेट होती है, और ये जो आईजीई एंटीबॉडी होती है बेसिकली ये फॉरगन एंटीजन से रिस्पॉन्स शो करती है इन द बॉडी। अब इसका लाइन का मतलब क्या है? अच्छा, हमने बात की कि अभी हमने सिर्फ हिस्टामीन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर देख लिया और एक ऑटोकॉइड के तौर पे देख लिया, लेकिन हिस्टामीन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि हिस्टामीन एक्ट करता है एज एन प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। अब ये हिस्टामीन प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर किस तरह से काम करता है? जब बॉडी के अंदर कोई भी एक फॉरेन एंटीजन आती है, पर्टिकुलरली कोई एलर्जन आता है, तो वो जो एलर्जन होता है उसको बॉडी एज एन फॉर्गन एंटीजन के तौर पे कंसीडर करती है, और ये जो फॉर्गन एंटीजन होता है हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है। और इम्यून सिस्टम के, अच्छा मैं इसकी डेप्थ में जा रहा हूँ लेकिन इसकी डेप्थ को इतना थॉरली पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आई एम गिविंग अ कॉन्सेप्ट कि क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट होते हैं दे आर नोन एज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं, वो जो फॉर्गन एंटीजन आया है बॉडी के अंदर उसको जो है वो क्या कहते हैं, अपने ऊपर प्रेजेंट कर देते हैं, सही है। अब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं वो हमारे पास दूसरे इम्यून सेल्स के साथ जाके जो है वो काम कर, उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बॉडी में भाई ये एंटीजन आया है, अब इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बननी चाहिए। तो ये फॉर्गन एंटीजन क्या करते हैं, जो दूसरे हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जिसमें हमारे पास बी सेल्स जो होते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना होता है, ये उनको जो है वो क्या कहते हैं, सिग्नल देते हैं कि आप एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। अब क्योंकि वो एंटीजन क्या आता है, एलर्जन था, मतलब वो एलर्जी कॉज कर सकता था, तो अब क्या होगा, उसके नतीजे में हमारे पास जो मेन एंटीबॉडी एंटीबॉडी जो एलर्जी में इन्वॉल्व होती है, दैट इज द आईजी एंटीबॉडी। तो बी सेल क्या करेंगे, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके आईजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो आईजी एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें हिस्टामीन जो है वो वेसिकल्स की फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर्ड हुआ होता है। और वो कौन कौन से सेल होते हैं, दे आर द बेसोफिल सेल्स एंड द मास्ट सेल्स, सही है। अच्छा, ये क्या होता है, जैसे ही आईजी एंटीबॉडी बनती है तो ये आईजी एंटीबॉडी जो बेसोफिल सेल्स होते हैं और जो मास्ट सेल्स होते हैं, हमारे जो बेसोफिल सेल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होते हैं, और जो मास्ट सेल्स होते हैं वो टिश्यू के अंदर कन्फाइंड होते हैं। ये आईजी एंटीबॉडी ब्लड से होती हुई बेसोफिल सेल्स की सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाती है और मास्ट सेल्स के ऊपर स्टिक कर जाती है। अब जैसे ही एंटीजन के कुछ पार्ट्स आईजी एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं, तो ये आईजी एंटीबॉडी उस सेल को, बेसोफिल सेल को और मास्ट सेल को, जिसमें हिस्टामीन जो है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पैक्ड हुआ होता है, वो उसको जो है वो स्टिमुलेशन देती है कि भाई अब हिस्टामीन को रिलीज कर दो। तो ये लाइन का मतलब क्या है कि जो आईजी एंटीबॉडी है, जब उसको फॉर्गन एंटीजन ने जो है वो स्टिमुलेट किया, तो उस फॉर्गन एंटीजन ने जब आईजी एंटीबॉडी को स्टिमुलेट किया, तो आईजी एंटीबॉडी ने क्या किया, जो सेल्स थे उनको स्टिमुलेशन दी कि आप हिस्टामीन को रिलीज कर दो। और जब हिस्टामीन रिलीज होगा तो हिस्टामीन फिर जब ब्लड सर्कुलेशन में आएगा तो वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करके अपना जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास हमारी बॉडी में हिस्टामीन के कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं और उनका क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। अभी तक हमने क्या बात की कि हिस्टामीन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ऑटोकॉइड है, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, और किस तरह से बनता है, किस तरह से उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और किस तरह से उसकी रिलीज हो रही होती है, और हिस्टाडीन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम बात करेंगे कि अब जब हिस्टामीन की रिलीज हो गई तो हिस्टामीन किस तरह से अपना काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हिस्टामीन के जो है वो 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। हियर आई ओनली मेंशन 2। अब उसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 क्यों मेंशन है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 4 हिस्टामीन के रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामीन H1 रिसेप्टर, हिस्टामीन H2 रिसेप्टर, एंड देयर इज हिस्टामीन H3 एंड हिस्टामीन H4 रिसेप्टर। यहाँ पे आपको एक बात तो जो है वो जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि द रिसेप्टर ऑफ द हिस्टामीन विल डिसाइड द function of the histamine, not the function, not the histamine molecule will decide its function। मतलब जो टाइप ऑफ द रिसेप्टर है जिससे हिस्टामीन बाइंड करना है, वो जो है वो हिस्टामीन के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इटसेल्फ हिस्टामीन अपने खुद फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हिस्टामीन H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो कोई और सा एक्शन परफॉर्म करेगा, जब वो H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वो कोई और सा एक्शन परफॉर्म करेगा। यानी कि टाइप ऑफ रिसेप्टर जो है वो हिस्टामीन के फंक्शन को जो है वो डिफाइन करेगी, नॉट इटसेल्फ हिस्टामीन विल डिसाइड इट्स फंक्शन। रिसेप्टर की टाइप डिफाइन करेगी। ये आप बात आपको
जो है वो क्लियर होनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर, हमने पहली बात की कि हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, H1, H2, H3, H4। अब ये कहाँ क्या होते हैं और जब हिस्टामिन इनसे बाइंड करेगी तो क्या काम होगा? H1 रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द स्मूथ मसल्स, एंडोथेलियम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी वजह से हम हिस्टामिन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे थे, एंड दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यूज में ये मौजूद होता है। और जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से किसी भी लोकेशन पे, इन सारी मेंशन लोकेशन पे बाइंड करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेजोडायलेशन हो जाती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सही है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स एक्टिवेट होते हैं और जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो हमारे पास सेपरेट होना शुरू होते हैं। अब इस पूरी बात को हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि ये कैसे होता है, सही है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अपनी थोड़ी बहुत फार्माकोलॉजी चेक करते हैं कि ये हमारे पास H1 रिसेप्टर मौजूद है, सही है। अच्छा, अब H1 रिसेप्टर यहाँ पे क्या-क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो H1 रिसेप्टर है, बेसिकली वो कहाँ-कहाँ मौजूद है। अगर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास H1 रिसेप्टर की अगर हम लोकेशन को देखें तो H1 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स, एंडोथेलियम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टिश्यूज, सही है। अब जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये जो H1 रिसेप्टर होता है ये हमारे पास एलर्जी के अंदर जो है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सही है। कि जब हमारे पास हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और H1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो H1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के बाद जो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, सिम्पटम ऑफ एलर्जी प्रोड्यूस करेंगी। अब किस तरह से? फॉर सपोज ये हमारे पास एक एंडोथीलियम है, सही है। वहां पे हमारे पास ये H1 रिसेप्टर मौजूद है, मास्ट सेल्स थे, बेसोफिल सेल्स थे, उन्होंने हिस्टामिन रिलीज किया, तो ये हिस्टामिन इस H1 रिसेप्टर से बाइंड किया जो एंडोथीलियम पे मौजूद है। अब क्या हुआ, अब एंडोथेलियम के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स थे, जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, तो ये एपिथेलियल सेल्स जो यहाँ पे मौजूद थे, उनके दरमियान गैप आना शुरू हो गया, और जो अंदर हमारे पास जो ब्लड वेसल्स थी या तो जो हमारे पास स्पेस थी, वहां से मटेरियल जो है वो लीक होना शुरू हो गया, और हमारे पास किस चीज का सिम्टम आने लग गया, स्वेलिंग का सिम्टम आने लग गया, सही है। और स्वेलिंग किस चीज का एक सिम्टम होता है, एलर्जी का सिम्टम होता है। सेकंड वाली बात है कि अगर इसने वेजो डायलेशन करवा दी तो ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएगी और ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो जगह रेड हो जाना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर यही काम हिस्टामिन जो है वो लंग्स पे जाके करेगी, लंग्स के ऊपर H1 रिसेप्टर, स्मूथ मसल सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, लंग्स के ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं, वहां पे H1 रिसेप्टर अगर मौजूद है, उस पे हिस्टामिन जाके काम करेगी, तो वहां पे क्या करवाएगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करवा देगी। और इसके साथ साथ जो है वो, यानी कि जब भी हमारे पास हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो H1 रिसेप्टर, क्योंकि ये सारे एक्टिवेशन होने की वजह से ये सारे सिम्टम, ये सारे एक्शंस हो रहे हैं, और ये सारे एक्शंस किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, एलर्जी को, सही है। तो यही वाली बात है। सेकंड हम बात करेंगे H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर जो होता है बेसिकली वो हमारे पास पैराइटल सेल्स पे मौजूद है, और ये पैराइटल सेल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास गैस्ट्रिक जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक जो वो पेट्स होते हैं, वहां पर ये पैराइटल सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है HCl की प्रोडक्शन के लिए और उसकी जो है वो रिलीज के लिए, सिक्रीशन के लिए। अब जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी पैराइटल सेल के ऊपर, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड जो होगा उसकी जो है वो सिक्रीशन को ये जो है वो रेगुलेट करेगी, यानी कि H1 रिसेप्टर इज इन्वॉल्व इन द एलर्जी एंड H2 रिसेप्टर इज इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ द एसिड। यानी कि जब हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो वो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, और जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो वो, अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा अल्सर की सेंसिटिविटी है, तो उसके अंदर जब H2 रिसेप्टर से जब हिस्टामिन बाइंड करेगी तो वो अल्सर लाइक सिम्टम्स जो है वो देना शुरू कर देगी, क्योंकि वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है, सही है। इसके अलावा हमारे पास दो और रिसेप्टर्स होते हैं, H3 रिसेप्टर, हिस्टामिन H3 रिसेप्टर होता है, सही है, और H4 रिसेप्टर होता है, सही है। ये दो टाइप के हमारे पास जो है वो रिसेप्टर होते हैं। लेकिन ये रिसेप्टर्स जो है वो हम इतने ज़्यादा इनको पढ़ते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो ड्रग्स हैं मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, कोई भी क्लिनिकली अप्रूव ड्रग मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इनको बस इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जब हिस्टामिन H3 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये H3 रिसेप्टर जो होता है बेसिकली ये हमारे पास CNS में पाया जाता है, और ये सिंथेसिस ऑफ द अदर न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास सेरोटोनिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, डोपामाइन है। और H4 रिसेप्टर जो है वो हेमेटोपोइटिक सेल्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर पाया जाता है, और वहां पर हेमेटोपोइसिस को कंट्रोल करने में काम करता है। तो सिर्फ हम यहाँ पे इसके फंक्शन को टच करेंगे। अब हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने जो है वो हिस्टामिन के जो है वो जर्नल स्ट्रक्चर को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टामिन की केमिस्ट्री को, सही है।
हमने हिस्टामीन की जर्नल इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, हिस्टामीन के रिसेप्टर को डिस्कस किया और हिस्टामीन के फंक्शन को डिस्कस कर लिया। हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास जो हिस्टामीन होता है बेसिकली वो किससे मिलके बनता है, वो किसकी वजह से बनता है, वो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टाडीन से बनता है। अब इधर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो वही इमिडाजोल रिंग मौजूद है जो हमारे पास किस में मौजूद थी, हिस्टाडीन में मौजूद थी। वही इथाइल चेन मौजूद है, 2 कार्बन्स मौजूद हैं। किस तरह से 1 2 कार्बन मौजूद है और एक टर्मिनल अमाइन ग्रुप मौजूद है यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास 2 कार्बन्स को हम कह रहे हैं और ये टर्मिनल अमाइन ग्रुप को कह रहे हैं, तो इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इथाइल अमाइन। और ये किससे अटैच है, इमिडाजोल रिंग से अटैच है। सही है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और ज्यादा जो है वो डिटेल लेबल्ड स्ट्रक्चर करते हैं, लेबलिंग करने के बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। सही है। अच्छा, हमने बात की कि हमारे पास द हिस्टामीन, द केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामीन इज दैट द हिस्टामीन कंसिस्ट ऑफ द इमिडाजोल रिंग एंड द इथाइल अमाइन चेन, और कलेक्टिवली वी कैन कॉल इट 4,5,2 अमाइनो इथाइल इमिडाजोल, और वी कैन आल्सो कॉल्ड इज द बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमाइन, इसको ये भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हमने बात की कि अगर हम स्ट्रक्चर को रीड करें, अगर हम स्ट्रक्चर के पार्ट्स को देखें तो इसमें इमिडाजोल रिंग मौजूद है। सही है। इसके अलावा इसके अंदर इथाइल चेन मौजूद है, 2 कार्बन मौजूद है और एक टर्मिनल अमाइन ग्रुप मौजूद है। सही है। बेसिक ग्रुप मौजूद है। सही है। अब अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग में हम क्या करते हैं, नंबरिंग हमेशा जब भी हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग की नंबरिंग कर रहे होते हैं तो नंबरिंग करने में बेसिकली हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दैट नाइट्रोजन जिसके पास H मौजूद है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। सही। अभी हम सिर्फ इमिडाजोल रिंग को डिस्कस करेंगे, किस तरह से इमिडाजोल रिंग जो हिस्टामीन की जो इमिडाजोल रिंग है उसको हम डिस्कस करें। हमने बात की कि इमिडाजोल रिंग इज अ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग एंड इट कंसिस्ट ऑफ द 2 नाइट्रोजन हैविंग द डबल बॉन्ड। बेसिकली द नाइट्रोजन दैट कंटेन द H, जिसके पास H होता है उसे हम जो है वो N1 भी कहते हैं। सही है, पोजीशन के हिसाब से। और इसे हम N टॉ भी कहते हैं और N टेली भी कहते हैं। सही है। the nitrogen that having the H, सही है, is called the N1। सही है। इसको हम N1 कह रहे हैं, N1 कह रहे हैं नंबरिंग के हिसाब से। इट इज आल्सो कॉल्ड द N टॉ। सही है। इसको हम क्या कह रहे हैं, TAU, N टॉ। और इसको हम जो है वो N टेली भी कहते हैं। सही है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, NH टॉ। सही है। तो ये हमने पहले वाले नाइट्रोजन को डिस्कस कर लिया। एंड द इमिडाजोल रिंग इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ द अनदर नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन डज नॉट हैविंग द हाइड्रोजन, इट इज नोन एज N क्रॉस। सही है। जो सेकंड नाइट्रोजन है रिंग का, रिंग के हिसाब से सेकंड नाइट्रोजन और नंबरिंग के हिसाब से थर्ड नाइट्रोजन। रिंग के हिसाब से अगर मैं इसको बोलूं तो ये कौन सा हो जाएगा, N3। सही है। और वैसे अगर मैं बोलूं तो हमारे पास N2। सही है, सेकंड नाइट्रोजन ऑफ द रिंग। सही है। एंड देन बाय द नंबरिंग इज द थर्ड नाइट्रोजन। तो जो दूसरा नाइट्रोजन है या जो रिंग के हिसाब से दूसरा नाइट्रोजन और नंबरिंग के हिसाब से तीसरा नाइट्रोजन, उसे हम N क्रॉस कहते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N सिंबल विद दिस। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं N पाई से। सही है। तो हमने यहाँ बात करी कि इमिडाजोल रिंग कंसिस्ट ऑफ द 2 नाइट्रोजन, द फर्स्ट नाइट्रोजन that having the hydrogen, this is known as the N1 by the numbering, and it is also called the N-tau or N-tally, and it is represented by Nt. And while the second nitrogen that does not having any hydrogen, it is called the N-pros, and it is represented by this, and pi से हम represent करते हैं by the numbering, it is the third nitrogen of the ring and as well as it is the second nitrogen। सही है। तो आप थर्ड बोले सेकंड बोले बात एक ही है, लेकिन हमने नंबरिंग के जरिए बात कर ली। अच्छा, along with that histamine also consists of the ethyl chain। सही है। ethyl chain having the 2 carbons। सही है। and a terminal amino group। सही है, NH2 group। सही है। so first of all हम डिस्कस करते हैं terminal amino group को। this terminal amino group is known as the N अल्फा, इस तरह से भी डोनेट कर सकते हैं, या फिर इसको हम अल्फा N भी कह रहे होते हैं। सही है। यूं लिखें, सही है, या हम यू लिखें, बात एक ही है।
अब हम इस टर्शरी अमाइनो ग्रुप को एन अल्फा और अल्फा एन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस टर्शरी बिकॉज दिस टर्मिनल अमाइनो ग्रुप is attached with the alpha carbon. Alpha carbon is the carbon that is close to the amino group, and the next carbon that is adjacent to the alpha carbon is known as the beta group. बीटा कार्बन, इसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के ज्यादा करीब होता है, डायरेक्टली उससे अटैच होता है, इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये वाला बात है, ये वाली बात है। और जो नेक्स्ट टू द अल्फा कार्बन होता है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ हुआ है, तो इसलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा एन से या एन अल्फा से। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हिस्टामीन जो है वो क्या कहते हैं बॉडी में जाती है या बॉडी में मौजूद होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब रिसेप्टर की साइड पे जाती है तो वहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो ये अमाइनो ग्रुप होता है, जो लास्ट में जो अमाइनो ग्रुप होता है, ये जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब एट फिजियोलॉजिकल पीएच दिस अमाइनो ग्रुप, दैट टर्मिनल अमाइनो ग्रुप get protonated and it converted into in its cationic stage, that is the क्वाटरनरी जो है वो अमोनियम लाइक स्टेज में ये अपने आप को जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। सही है, तो ये इस तरह से जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है। और ये जो NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में जब अपने आप को कन्वर्ट करता है, ये वाला ग्रुप जो होता है जो अल्फा से कार्बन से बाइंड है, इसे हम अल्फा NH3 भी कह रहे होते हैं। तो ये ग्रुप जो होता है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है रिसेप्टर से बाइंडिंग करने के लिए हिस्टामीन की। सही है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली। अच्छा, फिर हमने ये बात की कि हमारे पास हमने यहाँ से टर्मिनल अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर लिया कि वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। एंड also we have the ethyl chain having the two carbon। सही है, this collective whole group is known as the क्या कहते हैं, इथाइल अमाइन। सही है, हमने इस पूरे को क्या कह दिया? इथाइल अमाइन, जिसमें दो कार्बन है और एक अमाइनो ग्रुप है। सही है, अब हम क्या कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास, अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो ये इथाइल अमाइन का जो ग्रुप है, सही है, ये फिनाइल रिंग की किस पोजीशन से? फोर्थ पोजीशन से अटैच हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस बीटा कार्बन। सही है, तो अभी तक हमने यहाँ पे तीन चीजें डिस्कस की कि इमिडाजोल रिंग, उसमें दो नाइट्रोजन है। पहले नाइट्रोजन को हम एन टेली कहते हैं, दूसरे नाइट्रोजन को एन प्रोस कहते हैं, उसके अदर नेम्स भी मैंने बता दिए। फिर मैंने ये बात की कि इसके अलावा इसके अंदर एक इथाइल चेन होती है जिसमें दो कार्बन होते हैं। वो कार्बन जो कि अमाइन ग्रुप से अटैच हुआ होता है टर्मिनल पे, उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो वेरी नेक्स्ट टू दैट कार्बन होता है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। सही है, फिर हमने ये बात की कि हमारे पास जो ये अमाइन ग्रुप होता है, इसको हम एन अल्फा भी कहते हैं और अल्फा एन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन से अटैच होता है और ये अमाइन ग्रुप हिस्टामीन को उसके रिसेप्टर से बाइंड करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ अमाइन ग्रुप ही नहीं, अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, दूसरी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्टामीन को अपने रिसेप्टर से H1 रिसेप्टर से बाइंडिंग करवाने के लिए और एक्शन परफॉर्म करने के लिए और एलर्जी को इंड्यूस करने के लिए। वो भी हम आगे जस्टिफाई करेंगे। सही है, तो ये अमाइन ग्रुप जब फिजियोलॉजिकल पीएच पे होता है तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाता है और अपने आप को कैटायनिक स्टेज पे कन्वर्ट कर लेता है, जिसे हम के कौन सी स्टेज पे? NH3 पॉजिटिव की स्टेज में। सही है, और जब ये अपने आप को NH3 पॉजिटिव स्टेट में ले जाता है तो ये जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास रिसेप्टर से बाइंड करने में मदद करती है। और इसके अलावा हमने बात की कि जो इथाइल अमाइन ग्रुप है वो फिनाइल रिंग की 4 पोजीशन पे बीटा कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे हमने इसके स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस कर लिया। सही है, यहाँ पे हमने यहाँ पे आके जो है वो इस पूरे जो हिस्टामीन की केमिस्ट्री है उसको डिस्कस कर लिया। हिस्टामीन की केमिस्ट्री के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कि अब ये हिस्टामीन किस तरह से हमारे पास रिसेप्टर से बाइंड करती है और किस तरह से अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। क्योंकि हम जब से यही बात कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो द टाइप ऑफ रिसेप्टर विल डिटरमाइन और विल क्या कहते हैं, द टाइप ऑफ रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द हिस्टामीन, नॉट हिस्टामीन इटसेल्फ विल डिसाइड इट्स एक्शन। रिसेप्टर की टाइप के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हिस्टामिन अपना एक्शन क्या परफॉर्म करेगा और कैसे परफॉर्म करेगा। अब हम क्योंकि हम H1 और H2 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन्स को डिस्कस करेंगे, तो पहले हम H1 और H2 रिसेप्टर की नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। किस तरह से हमारी हिस्टामिन जो हमारी बॉडी में मौजूद है वो हमारे पास H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है और H1 रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद किस तरह से एलर्जी जो है वो कॉज करता है। तो अब यहाँ से हमारे पास प्योर जो है वो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास जो रिसेप्टर होता है
उस पे जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, वो प्रोटीन इन नेचर के बना हुआ होता है। और ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, जो ड्रग के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्म करके जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, अपने आप को एक्टिवेट करवा रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ देखिए कि ये हमारे पास क्या है, हिस्टामीन, सही है, हिस्टामीन मौजूद है। यहाँ पे हमने डायग्राम शो की कि हिस्टामीन किस तरह से H1 रिसेप्टर पे जो है वो बाइंड करती है। हिस्टामीन की जब हिस्टामीन हमारे पास H1 रिसेप्टर से बाइंड कर रही होती है, तो उसके लिए हमारे पास उसको बाइंड करने के लिए 3 जो है वो अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जिसमें हमारे पास एस्पर्जिनीन है। यहाँ पे आप देखें तो एस्पर्जिनीन अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक अमाइनो एसिड एंड द लाइसिन अमाइनो एसिड, सही है। जो हमारे पास H1 रिसेप्टर है, जब हिस्टामीन इस H1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, तो H1 रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए उसको 3 अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सके और एलर्जी को इंड्यूस कर सके। क्योंकि हमने पहली बात की कि जब हिस्टामीन H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो वो एलर्जी कॉज करवाएगी। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, हम फिर से रिवाइज नहीं करें, हम यहाँ पे केमिस्ट्री पे आ रहे हैं, किस तरह से हो सकता है। अब वो कौन कौन से 3 जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड जिसे हम कहते हैं, और वो कौन सी पोजीशन पे होता है, 107 पे होता है, सही है। देन वी हैव द एस्पर्जिनीन जो कि 198 पोजीशन पे होता है। देन वी हैव द लाइसीन, सही है, दैट इज ऑन द 191 पोजीशन। और द 200 पोजीशन, इस बहस में हम नहीं जा रहे कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें कि हिस्टामीन व्हेन बाइंड टू द H1 रिसेप्टर टू गेट for the activation of the receptor, it should bind with the 3 amino acid, aspartic acid, aspergillin and the lysine. So how oh, the histamine bind with the receptor and lead to the receptor activation. अब जो हमारे पास हिस्टामीन H1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही होती है, वो प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले हमारे पास जो हिस्टामीन का जो हमारे पास एन टेली वाला नाइट्रोजन होता है, सही है, जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद होता है ऑलरेडी पहले से, यानी कि N1 नाइट्रोजन या पहला वाला नाइट्रोजन या एन टेली नाइट्रोजन या एन टेव नाइट्रोजन, वो जाके हमारे पास सबसे पहले किससे बाइंड कर जाता है, वो जाके हमारे पास जो है वो इस एस्पर्जिनीन अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। ये देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, एन टेली वाला नाइट्रोजन है जिसके पास H मौजूद होता है, ये जाके एस्पर्जिनीन अमाइनो एसिड से बाइंड कर जाता है, सही है। ये पहला स्टेप होता है कि इनिशियल बाइंडिंग ऑफ द एंटेली नाइट्रोजन विद द एस्पर्जिनीन, सही है। देन उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप इज द प्रोटॉन ट्रांसफर। अब क्या होता है, जैसे ही हमारे पास जो एंटेली नाइट्रोजन है जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद है, वो एस्पर्जिनीन अमाइनो एसिड के 198 पोजीशन पे बाइंड करता है, तो फिर अपनी ये प्रोटॉन को जो इसके पास मौजूद होता है, वो इसको जो है वो क्या कहते हैं, एन प्रोस के पास जो है वो शिफ्ट कर देता है, सही है। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि इंटरेक्शन ऑफ द एंटेली नाइट्रोजन विद दिस एस्पर्जिनीन 198 अमाइनो एसिड, एंड देन वी हैव द प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब क्या है कि ये जो एन टेली वाला नाइट्रोजन है या जो पहला नाइट्रोजन है, वो अपने प्रोटॉन को एन प्रोस पे जो है वो शिफ्ट कर देगा, सही है। यानी कि एन प्रोस पहले किस स्टेट में मौजूद था, इस तरह से मौजूद था, सही है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं था। अब जब एन टेली ने अपना नाइट्रोजन एन प्रोस को दे दिया, तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, ये एन एच की स्टेट में आ जाएगा, पाई NH पाई की स्टेट में आ जाएगा, सही है। यहाँ पे क्योंकि शो नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट बाइंडिंग शो की हुई है। अब जैसे ही हमारे पास ये जो है वो NH स्टेट में आ जाएगा, जो N प्रोस है, जब वो NH की स्टेट में आ जाएगा, तो थर्ड स्टेप होगा, क्या होगा, ये जो हमारे पास N प्रोस है या NH प्रोस है, वो क्या करेगा, वो जाके हमारे पास जो है वो लाइसीन अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगा 200 पोजीशन पे या 191 पोजीशन पे, और जैसे ही हमारे पास एन प्रोस जो है वो लाइसिन अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा, तो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एलर्जी इंड्यूस हो जाएगी। तो हमारे पास जो एक्टिवेशन ऑफ H1 रिसेप्टर है, वो 3 स्टेप्स में हो रही होती है। सबसे पहले क्या है, हिस्टामीन का मॉलिक्यूल आया रिसेप्टर के पास, सही है, पहले उसने अपने एंटेली नाइट्रोजन को जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास किससे बाइंड किया, एस्पर्जिनीन से बाइंड किया, सही है। चलो ये वाला पार्ट तो बाइंड हो गया। अब क्या हुआ, अब इसने एंटेली नाइट्रोजन ने अपने हाइड्रोजन को एन क्रॉस पे भेज दिया, और फिर जब प्रोटॉन का शिफ्ट हो गया, एन क्रॉस प्रोटोनेटेड हो गया, तो फिर ये एन क्रॉस ने क्या किया, लाइसिन अमाइनो एसिड के साथ जाके बाइंड करके हमारे पास जो है वो
रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया और एलर्जी जो है वो कॉज कर दी। भाई अब हमने क्या किया, हमने ये वाले ग्रुप को जो है वो डिस्कस कर लिया, ये वाले ग्रुप को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास मॉलिक्यूल में इसके अलावा भी ग्रुप मौजूद हैं। ये हमारे पास रिंग सिस्टम मौजूद है। ये हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास जो है वो जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप होता है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो जाता है फिजियोलॉजिकल पीएच पे। जी हाँ। अब हमारे पास हमने दो अमाइनो एसिड्स को तो डिस्कस कर लिया कि दो अमाइनो एसिड के जरिए, दो अमाइनो एसिड पे ये वाले ग्रुप्स बाइंड होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब बाकी जो एक अमाइनो एसिड बचा भाई, उस पे कौन सा ग्रुप बाइंड होगा? उस पे जो है वो बेसिकली हमारे पास जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है जो प्रोटोनेटेड फॉर्म में मौजूद है, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म वाला टर्मिनल अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या करेगा, ये जो है एस्पार्टिक एसिड के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा। सही है। और जो हमारे पास रिंग है, सही है, रिंग जो है वो बेसिकली रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस या फ्लैट पोर्शन होता है। मैंने पिछले सेमेस्टर में भी डिस्कस किया था कि रिसेप्टर पे अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और एक फ्लैट सरफेस या हाइड्रोफोबिक पोर्शन मौजूद है जो कि ड्रग की लिपोफिलिक पोर्शन से बाइंड करता है। और यहाँ पर जो ड्रग का लिपोफिलिक पोर्शन है वो ये रिंग है। तो ये इमिडाजोल रिंग इस ड्रग के हाइड्रोफोबिक पोर्शन, इमिडाजोल रिंग जो लिपोफिलिक है वो ड्रग के फ्लैट पोर्शन से बाइंड करेगी, हाइड्रोफोबिक रीजन से बाइंड करेगी, और जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप होगा वो एस्पार्टिक एसिड से बाइंड करेगा। सही है। तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी जो है वो बाइंडिंग को डिस्कस के लिए किस तरह से हमारे पास हिस्टामिन का मॉलिक्यूल H1 रिसेप्टर से बाइंड करता है और H1 रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद एलर्जी को इंड्यूस करता है। ये रिंग इससे बाइंड करेगी फ्लैट पोर्शन से, ये एंटेली नाइट्रोजन बाइंड कर रहा है एस्पर्जिनीन से। ये एंटेली नाइट्रोजन ने जब अपना प्रोटॉन शिफ्ट कर दिया तो वो किससे बाइंड कर रहा है, वो लाइसिन से बाइंड कर रहा है। और जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है वो किससे बाइंड कर रहा है, वो हमारे पास एस्पार्टिक एसिड से बाइंड कर रहा है। अच्छा, पीछे हम एक बार डिस्कस करना जो है वो भूल गए थे, तो उसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होता है, सही है, ये जो इमिडाजोल रिंग का जो NH है, इसका जो हाइड्रोजन होता है बेसिकली ये हमारे पास रिंग के अंदर रेजोनेट कर रहा होता है। सही है, रेजोनेट कर रहा होता है रिंग के अंदर। और जो रेजोनेंस का रेशो है, मतलब कहाँ ज्यादा रेजोनेंस होगी और कहाँ कम रेजोनेंस होगी, 80% बाय 20% होगा। सही है। 80% जो हाइड्रोजन की जो रेजोनेंस दिखेगी वो आपको इस एन टेली नाइट्रोजन पे दिखेगी, और 20% जो हाइड्रोजन की रेजोनेंस दिखेगी वो इस एन प्रोस पे दिखेगी। सिर्फ ये एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था, जो मैंने यहाँ पे जो है वो बता दिया है कि जो हाइड्रोजन है ये इस रिंग के अंदर रेजोनेट कर रहा होगा, और जो रेजोनेंस का जो रेशो है वो 80% है इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर और 20% है इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर। सही है। अच्छा, अब वापस से हम अपनी जो है वो फार्माकोफोरिक मॉडल पे आते हैं, रिसेप्टर इंटरेक्शन पे आते हैं। सही है। हमने हमने यहाँ पे रिसेप्टर इंटरेक्शन को डिस्कस कर लिया, फार्माकोफोरिक मॉडल को डिस्कस कर लिया कि जब हिस्टामीन अपने रिसेप्टर के पास जाएगी तो उसको बाइंडिंग शो करने के लिए और रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एंटेली पहले बाइंड करेगा एस्पर्जिनीन से, फिर प्रोटॉन शिफ्ट होगा एन प्रोस की तरफ, और फिर प्रोटॉन शिफ्ट होने के बाद ये एन प्रोस जब प्रोटोनेटेड हो जाएगा, जो यहाँ पे शो नहीं हुआ हुआ, इसको NH होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे शो नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट शो है तो कंफ्यूज मत होइएगा। सही है। जैसे ही वो प्रोटोनेट होगा तो वो लाइसिन अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगा और रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। सही है। ना सिर्फ ये ग्रुप्स बल्कि हमारे पास रिसेप्टर पे एक फ्लैट पोर्शन भी होता है जो कि इमिडाजोल रिंग से बाइंड करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और साइड बाय साइड हम पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं कि जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है वो फिजियोलॉजिकल पीएच पे जाके प्रोटोनेट हो जाता है और वो अपनी कैटायनिक स्टेट पर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये हमारे पास हिस्टामीन के ऊपर जो एस्पार्टिक एसिड, हिस्टामीन के रिसेप्टर के ऊपर जो एस्पार्टिक एसिड मौजूद होता है उससे जो है वो बाइंड करता है, और इस तरह से पूरा हिस्टामीन मॉलिक्यूल जो है वो H1 पे बाइंड करता है और एगोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बार बार कह रहा हूं मैं कि हिस्टामीन जब अपने H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो वो एगोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगी, और जब H1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो एलर्जी हो जाएगी। सही है। इसी चीज को हमारे पास कम करने के लिए अब हमें क्या, अब हम क्योंकि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अब हमने हिस्टामीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया, हिस्टामीन का रिसेप्टर पे बाइंडिंग देख ली। अब हम ये देखते हैं कि अब हमें कोई भी एंटी हिस्टामीन ड्रग बनानी होगी तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, किस तरह से हमारे पास ये रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है और हमारा जो हिस्टामीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हमें सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अब हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली कि ये इससे बाइंड करेगा, बाइंडिंग के लिए, एक्टिवेशन के लिए ये जरूरी है। सही है। तो हम जब एंटी हिस्टामीन ड्रग बनाएंगे तो हमें कौन कौन से ग्रुप जो है वो अपनी ड्रग में
चाहिए होंगे जिसकी वजह से हमारी ड्रग एक एंटी हिस्टामीन बन जाए। सही, हिस्टामीन तो एगोनिस्ट से अब हम एंटी हिस्टामीन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हमें ये डिटेक्ट करना होगा, ये हमारे पास जो डिफरेंट स्टडीज हुई उससे हमारे पास पता चला है कि जो हमारे पास ये टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है NH3 की फॉर्म में, जिसे हम अल्फा NH3 भी कहते हैं क्योंकि वो अल्फा कार्बन से अटैच होता है, तो जब वो एस्पार्टिक एसिड से बाइंड करता है, तो अगर हमें कोई ड्रग बनानी होगी जिसका एगोनिस्ट इफेक्ट हो, सही है, तो उसमें हमारे पास ये टर्मिनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर हमें कोई एंटागोनिस्ट ड्रग बनानी होगी तो हमारे पास क्या है, उसमें भी ये टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मौजूद होना चाहिए। और किस फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, इस वाली फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। सही है, यहाँ पे हमने इस बात को डिस्कस किया कि ये जो है वो किस फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, प्रोटोनेटेड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। यानी कि अगर हम एंटी हिस्टामिन बना रहे हैं या हिस्टामिन एगोनिस्ट बना रहे हैं, हिस्टामिन एगोनिस्ट तो नहीं बनाएंगे, क्यों, हम किसी को एलर्जी करवाएंगे। हिस्टामिन इटसेल्फ अपना हिस्टामिन इटसेल्फ एज एगोनिस्ट के तौर पे बिहेव करेगा। यानी कि अगर हम हिस्टामिन के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें अल्फा जो NH3 ग्रुप जो प्लस पॉजिटिव फॉर्म में कैटायनिक फॉर्म में, वो रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए और रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी कि चाहे हम एगोनिस्ट बनाएं चाहे हम एंटागोनिस्ट बनाएं, हमारी ड्रग में ये वाला ग्रुप लाजमी होना चाहिए। सही है, ताकि ड्रग जो है वो हिस्टामीन के H1 रिसेप्टर से बाइंड कर सके। सही है, फिर हमने आगे मूव किया कि भाई हमारे पास जो है वो जो ये एन टेली है, सही है, ये भी तो बाइंड कर रहा है, लेकिन इस रिसर्च से पता चला कि जो एन टेली की जो बाइंडिंग होती है इस एस्पर्जिनिन अमाइनो एसिड से, ये इसके एगोनिस्ट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटागोनिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कि जब हम कोई भी ड्रग, एंटागोनिस्ट ड्रग जब हम बनाने जा रहे होंगे तो हमें ये वाला ग्रुप नहीं चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि अगर ड्रग में ये वाला ग्रुप मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, वो जो है वो एगोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एंटागोनिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा। फिर हमने ये बात की कि हमारे पास लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट में हमारे पास क्या है, लाइसीन है। लाइसीन से कौन सा ग्रुप बाइंड कर रहा था, एन क्रॉस बाइंड कर रहा था, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। यानी कि हमें जब एंटागोनिस्ट ड्रग बनानी होगी या एंटी हिस्टामिन ड्रग बनानी होगी तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स होंगी कि हमारे पास जो है वो हमारी ड्रग में अल्फा प्रोटोनेटेड अमाइन ग्रुप मौजूद हो। क्यों, क्योंकि वो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एगोनिस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चेंजेस करेंगे कि हमारी ड्रग जो है वो एंटागोनिस्ट बने। और हमने बात की कि हमारी ड्रग में जो है वो एन टेली नहीं होना चाहिए, यानी कि ये इमिडाजोल रिंग नहीं होनी चाहिए हमारी ड्रग में। इस इमिडाजोल रिंग की जगह हम कोई और रिंग लगाएंगे। कोई और रिंग हम क्यों लगाएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सही है, तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि हमारी ड्रग जब हम एंटागोनिस्ट बना रहे होंगे, एंटी हिस्टामिन बना रहे तो हमारी ड्रग में अल्फा NH3 ग्रुप तो लाजमी मौजूद होना चाहिए। सही है, और हमारे पास जो है वो इमिडाजोल रिंग ना हो, हमारे पास कोई ऐसी रिंग हो जो इस लाइसिन के इंटरेक्शन को रोके और रिसेप्टर को एक्टिवेट होने ना दे। तो इसी बात को हम आगे जस्टिफाई करते हैं। सही है जी, अब ये देखें कि अगर हम कोई एंटागोनिस्ट अगर हम बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन, टर्मिनल पे जो नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में हमारी ड्रग में मौजूद होना चाहिए, तभी हमारी ड्रग एंटागोनिस्ट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और ये प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन ही एक्टिविटी के लिए बहुत क्रूशियल होता है। सही है, अच्छा, फिर हमने ये बात की कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या है, हमने ये वाली बात की थी कि हमारे पास रिसेप्टर का फ्लैट रीजन है जिससे हमारे पास हमारा इमिडाजोल रिंग बाइंड कर रही थी, इथाइल चेन है और ये प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप क्या करता है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में बाइंड करता है हमारे पास एस्पार्टिक एसिड से, साइड बाय साइड हमारे पास रिंग बाइंड होती है और जो उसके एन टेली और एन प्रोस बाइंड होते हैं, और फिर एन प्रोस लाइसिन के साथ इंटरेक्ट करता है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो जाती है और जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास एलर्जी इंड्यूस हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइसिन इंटरेक्शन को रोकना है। क्यों, क्योंकि लाइसिन भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास किसके लिए, रिसेप्टर की एक्टिवेशन के लिए। तो हमने पहले ही बात की कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम कोई एंटागोनिस्ट बनाने जा रहे हैं तो हमें इस ग्रुप को तो रखना ही रखना है, इस इथाइल चेन को भी रखना है। सही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिस्टेंस बिटवीन द ring and the amino group should be of the 2 कार्बन, minimum 2 कार्बन, but it may be 2 to 3 कार्बन। सही है, जब आप बहुत सी नीचे एंटीहिस्टामिन की ड्रग्स देखेंगे उसमें आपको ये डिस्टेंस 2 कार्बन का भी मिलेगा और 3 कार्बन का मिलेगा, और ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इतने का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। खैर, हमने ये बात की कि अगर हमारी हम क्या कर रहे हैं, हमें इस लाइसिन इंटरेक्शन को रोकना है। लाइसिन का इंटरेक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारे रिंग में 2 नाइट्रोजन मौजूद थे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो इस लाइसिन के इंटरेक्शन को रोकने के लिए क्या करें, हम जो है वो
इस जो इमिडाज़ोल रिंग जो हमारी हिस्टामीन में मौजूद थी, उसको हम किसी और रिंग से रिप्लेस कर दें, जिसकी वजह से इस लाइसिन का इंटरेक्शन रुक जाए। तो हमने क्या किया, हमने जितनी भी एंटी हिस्टामीन ड्रग्स बनाई, हमने क्या किया, हमने इमिडाज़ोल रिंग को रिमूव कर दिया और वहाँ पे जो है वो क्या लगा दी, हमने एरोमेटिक रिंग लगा दी, जिसकी वजह से हमारे पास लाइसिन का इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो गया। जब लाइसिन इंटरेक्शन नहीं हो तो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, और रिसेप्टर जब एक्टिवेट नहीं होगा तो ड्रग क्या बन जाएगी, एंटागोनिस्ट बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पे बात लिखी हुई है कि जो भी हम रिंग लगाएं, जो भी एरोमेटिक टेल है, वो इस तरह से रिसेप्टर से बाइंड करे कि उसमें कोई भी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस प्रोड्यूस ना करे, नॉन स्पेसिफिक कन्फॉर्मेशनल ऑफ द रिसेप्टर, के कोई भी स्पेसिफिक कन्फॉर्मेशन ना लेके आए। जैसे हिस्टामीन बाइंड करी थी तो वो स्पेसिफिक कन्फॉर्मेशन ला रही थी, लाइसिन के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, लेकिन हमें जब एंटागोनिस्ट बनाना है तो हमें इस ग्रुप को तो मैंडेटरी रखना ही रखना है, इस डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है, और हमें इमिडाज़ोल रिंग की जगह कोई ऐसा ग्रुप लगाना है या रिंग लगानी है जो लाइसिन के इंटरेक्शन को रोके और जिसकी वजह से हमारे पास नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशन हो और रिसेप्टर की एक्टिवेशन जो है वो रुक जाए और ड्रग एंटागोनिस्ट हो जाए, और इस तरह से हम अपनी एंटी हिस्टामीन ड्रग बना सकें, H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन ड्रग बना सकें। सही है, यहाँ पे आके हमने रिसेप्टर के जरिए ड्रग को प्रिडिक्ट किया कि हमारी ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस बात को याद रखिएगा कि ये सिर्फ हमने H1 रिसेप्टर का स्ट्रक्चर देखा है, H2 रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है, जब हिस्टामीन H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगी वो अलग होगा, वहां पे दूसरे अमीनो एसिड होंगे, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसकी स्टडीज बहुत कम है। सही है, तो हमने यहाँ पे आके एक बात को डिस्कस कर लिया, जो भी हमने कंक्लूड किया कि ड्रग को अगर हमें एंटागोनिस्ट बनाना है तो हमें अपनी ड्रग के अंदर टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मौजूद होना चाहिए प्रोटोनेटेड फॉर्म में, 2 कार्बन का डिस्टेंस मौजूद हो और ऐसी रिंग मौजूद हो जो कि रिसेप्टर से जब ड्रग को बाइंड करे तो उसके अंदर कोई कन्फॉर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस ना हो, लाइसिन का इंटरेक्शन ना हो और जो है वो रिसेप्टर एक्टिवेट ना हो। सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम ऐसे ही ड्रग क्यों बनाए, इतनी जद्दोजहद क्यों करें, हम लाइसिन ब्लॉकर्स दे सकते हैं? नहीं, हम लाइसिन ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये लाइसिन अमाइनो एसिड सिर्फ हिस्टामीन के रिसेप्टर पे मौजूद नहीं होता, ये बॉडी के अंदर जितने भी रिसेप्टर्स हैं, मल्टीपल रिसेप्टर्स हैं, उस पे ये लाइसिन अमाइनो एसिड मौजूद है। अगर हमने लाइसिन ब्लॉकिंग ड्रग दे दी तो वो हिस्टामीन रिसेप्टर के बजाय जहां जहां लाइसिन मौजूद होगा वहां जाके उसको ब्लॉक करेगी और नॉन सेलेक्टिविटी प्रोड्यूस करेगी और साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अब हमने यहाँ पे आके जो है वो अपना मेजर जो समझने का काम था वो डिस्कस कर लिया था। अब हम आराम से जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से H1 एंटी हिस्टामीन को डिस्कस करेंगे कि जब हम H हिस्टामीन को पहले हमने डिस्कस किया, हिस्टामीन की बाइंडिंग को देखा, फिर हमने देखा कि हिस्टामीन में कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि रिसेप्टर की एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं, और हम किस तरह से हिस्टामीन के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करते हुए और रिसेप्टर की इंफॉर्मेशन लेते हुए एक एंटी हिस्टामीन बना सकते हैं। और हम इस बात पे पहुंचे कि हमारे पास जो है वो जब हम एंटी हिस्टामीन बना रहे होंगे तो हमें एक टर्शरी बोल रहा हूँ, एक हमारे पास क्या कहते हैं टर्मिनल अमाइनो ग्रुप चाहिए होगा, वो लाजमी है एंटागोनिस्ट बनाने के लिए, H1 एंटीहिस्टामीन बनाने के लिए। और हमारे पास 2 कार्बन का डिस्टेंस हमें रखना होगा, इथाइल चेन उसमें मौजूद होनी चाहिए, 2 से 3 कार्बन भी हो सकती है, और हमारे पास कोई ऐसी रिंग मौजूद हो या कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद हो ड्रग के अंदर जो लाइसिन के इंटरेक्शन को रोके और रिसेप्टर को एक्टिवेट ना होने दे, तभी हम जो है वो एक एंटी हिस्टामीन बना सकते हैं। ये सारी बातें हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जस्टिफाई करेंगे कि एंटी हिस्टामीन बनाने के लिए H1 पर्टिकुलरली H1 एंटी हिस्टामीन बनाने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, जो हम हिस्टामीन के स्ट्रक्चर को देखते हुए और रिसेप्टर जो है वो के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम पहले से ही जो है वो प्रिडिक्ट कर चुके हैं। अब थोड़ी सी उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।